हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, कक्षा 7 के गणित विषय के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आज हम पाई चार्ट यानी वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि अव्यवस्थित आंकड़ों को कैसे हम आरोही अवरोही क्रम में लगाते हैं, बारंबारता सारणी बनाना हम जान चुके हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रीय निरूपण, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट यानी वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आंकड़ों को वृत्तारेख या पाई ग्राफ द्वारा निरूपण एक सशक्त माध्यम है, यानी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों यानी सेक्टर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। आपने समाचार पत्रों में वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़ों को अवश्य देखा होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किसी चुनाव में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त मतों का एक पाई ग्राफ दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें गैर राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय पार्टी और अन्य पार्टी, सभी के त्रिज्य खंड अलग अलग हैं। यानी कि हम इन त्रिज्य खंडों के आकार से, इनके अनुपात से पता लगा सकते हैं कि किस पार्टी को ज़्यादा मत और किस पार्टी को कम मत प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हमारे पास है किसी कस्बे में कुल साक्षरता। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसमें पुरुषों की साक्षरता और निरक्षरता के अलग अलग त्रिज्य खंड हैं, और ऐसे ही महिलाओं के साक्षरता और निरक्षरता के अलग अलग हैं, और ऐसे ही बच्चों के। तो हम त्रिज्य खंडों का अनुपात देखकर इनमें पता लगा सकते हैं कि कौन से त्रिज्य खंड के अनुसार, यानी कि पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं या फिर महिलाएं ज़्यादा साक्षर हैं या फिर बच्चे ज़्यादा साक्षर हैं। ऐसे ही हम निरक्षरता का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, ये निरूपण वृत्त आरेख यानी सर्किल ग्राफ भी कहते हैं हम इसे, या फिर पाई चार्ट कहते हैं। वृत्त आरेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। ये जो इसके भाग हैं हमको दिए हुए हैं, ये भाग इसके त्रिज्य खंड कहलाते हैं। और जो पूरा सर्किल है वो एक संपूर्ण है, और इसके भागों के साथ इसका संबंध हम दर्शा सकते हैं। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक त्रिज्य खंड की माप उनके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होती है। वृत्त आरेख पाई चार्ट भी कहलाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। आइए समझते हैं एक अन्य उदाहरण से। बच्चों, हम दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि इसमें किसी बच्चे के विभिन्न क्रियाकलापों को एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे वो बच्चा स्कूल में रहता है 6 घंटे, ये वाला भाग, और पढ़ाई करता है 3 घंटे, उसके बाद गृह कार्य करता है 3 घंटे, और मनोरंजन और अन्य कार्य करता है 4 घंटे में, और इसके अलावा निद्रा यानी कि वो सोता है 8 घंटे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा दिन हमारा 24 घंटे का होता है। इसमें से हम इन सभी त्रिज्य खंडों के अलग अलग आनुपातिक भाग
निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए उसके स्कूल में व्यतीत घंटों का निकालते हैं हम कि उसने स्कूल में कितना टाइम व्यतीत करा। स्कूल में व्यतीत घंटों का आनुपातिक भाग। तो हमें करना होगा स्कूल में घंटों की संख्या, स्कूल में व्यतीत घंटों की संख्या बट्टे संपूर्ण दिन। तो स्कूल में उसने व्यतीत किए 6 घंटे और पूरा टाइम होता है 24 घंटे। पूरा जो सर्कल है वो हमारा 24 घंटे कवर करता है। तो 6 कम 6, 6 चौक 24, 1/4। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपने पूरे समय का 1/4 स्कूल में व्यतीत करता है। ऐसे ही हम दूसरे तृतीयखंड का निकाल सकते हैं। उसके निद्रा वाले तृतीयखंड का आनुपातिक भाग निकालेंगे। तो निद्रा लेता है वो 8 घंटे और पूरा टाइम है हमारे पास 24 घंटे का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 8 एकम 8, 8 3 24। तो हम कह सकते हैं कि वो पूरे टाइम का पूरे 24 घंटे में से 1/3 भाग सोता है। इसी तरह से हम अन्य तृतीयखंडों का भी आनुपातिक भाग निकाल सकते हैं। अब जब हम सभी इन तृतीयखंडों का आनुपातिक भाग निकालेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो उसका योग हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो 1 है और जो तृतीयखंड हैं उसके हिस्से हैं। पाई चार्ट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें वार्षिक परीक्षा में अलका द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को पाई चार्ट में दिखाया गया है। यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल उसने अंक प्राप्त किए टोटल मिला के 540, और अगर आपसे पूछा जाए कि अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, और दूसरा पूछा जाए कि अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, तो इस तरह के सवालों के जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार के सवालों के जवाब के लिए हमको केंद्रीय कोणों को उनके संगत प्राप्तांकों में परिवर्तित करना होता है। यानी कि प्राप्तांकों का योग, जब हमारा प्राप्तांकों का योग है प्राप्तांकों का योग 540 अगर हमें दिया हुआ है, तो उसके लिए केंद्रीय कोण क्या रहेगा। केंद्रीय कोण मतलब जो यहाँ पर सर्किल के सेंटर में जो कोण बने हुए हैं, यानी कि ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये सभी क्या हैं, केंद्रीय कोण हैं। और ये सब क्या हैं, ये तृतीयखंड हैं। तो प्राप्तांकों का योग जो हमें दिया हुआ है 540, उसके लिए केंद्रीय कोण क्या रहेगा। हम जानते हैं कि पूरा सर्कल यानी कि संपूर्ण कोण जो होता है वो होता है 360 अंश का। यानी कि इन सबको मिला के 90, 80, 65, 70 और 55 को मिला के क्या होगा, 360। तो जब हमारा 540 के लिए केंद्र कोण है 360, तो 105 के लिए क्या होगा। हमें पूछा गया था कि 105 अंकों से किस विषय में प्राप्त हुए हैं। तो 105
अंक के लिए, प्राप्तांक 105 के लिए केंद्रीय कोण होगा 360/540 एक एक नियम से। हम पहले भी क्लासों में कर चुके हैं एक एक नियम के द्वारा। तो इसमें 105 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड कर सकते हैं, और 18 से कर सकते हैं इसको, 18 से 3 बार, 18 से इसको 2 बार, 18 3 54, 18 2 36, और 3 से इसको 35 बार डिवाइड कर सकते हैं, और 35 का और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 70 अंश। और 70 अंश हम देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है हमको हिंदी में, यानी 105 अंक उसको प्राप्त हुए हैं हिंदी में। और अब आगे हमसे पूछा गया है कि उसे गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि जो गणित का केंद्रीय कोण है वो है 90 अंश और हिंदी का केंद्रीय कोण है 70 अंश। तो इनमें 20 अंश का अंतर है। तो 20 के लिए कितने अंकों का अंतर आएगा वो हम देख सकते हैं। गणित और हिंदी के प्राप्तांकों में कितना अंतर आ जाएगा। इनके केंद्रीय कोणों में अंतर है 20 अंश, तो इनका अंतर होगा 20/360 गुणा, और पूरे प्राप्तांक हैं 540। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, और 2 से ये 18 बार, 18 से 3 बार, यानी इनके प्राप्तांकों का अंतर है 30। यानी कि उसको गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि हिंदी और अंग्रेजी का योगफल और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का योगफल कौन सा अधिक है, तो हम देख सकते हैं पाई चार्ट में कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का योगफल आएगा हमारा 80 + 65, ये आएगा 145 अंश। और अगर हमें पूछा गया है कि गणित और अंग्रेजी और हिंदी है हमारे पास 70 और ये है 55, तो ये हो जाएगा 125। तो हम देख सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो प्राप्तांकों का योग है वो अधिक होगा हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि वृत्तारेख या पाई ग्राफ कैसे खींचते हैं दिए गए आंकड़ों के लिए। जैसे हमें अगर मान लीजिए क्लास 6 के 60 बच्चों के बारे में दे रखा है कि इसमें से 18 बच्चे पैदल आते हैं, 10 बच्चे साइकिल से आते हैं, 8 बच्चे रिक्शे से आते हैं, 9 बच्चे बाइक से आते हैं और बस से आते हैं 15 बच्चे, कुल मिला के बच्चे हैं 60। तो इनके लिए हम पाई चार्ट कैसे खींचेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 का होता है, और इस तरह से त्रिज्य खंड जो बनेंगे वो इस 360 अंश के ही भाग होंगे। यानी कि किसी भी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी। त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे विभिन्न साधन से आने वाले शिक्षार्थी या छात्र साधन वाले छात्र अपॉन कुल छात्र, यानी कि
कुल छात्रों की संख्या को हम नीचे रखेंगे और गुणा करेंगे इसमें 360 का, यानी कि मान लीजिए कि यानी हमें पैदल के लिए दे रखा है कि 18 बच्चे हमारे पैदल आते हैं स्कूल, तो 18 को हम ऊपर रखेंगे और कुल छात्र हैं हमारे पास 60, और पूरा कोण जो होता है वो होता है 360 का। तो 60 से 360 को डिवाइड करेंगे, 6 बार डिवाइड हो जाएगा और 18 में 6 से गुणा होगा तो 18 छिक्का 108 अंश, यानी कि पैदल आने वाले शिक्षार्थियों के लिए तृतीयखंड की जो केंद्रीय कोण की माप होगी वो होगी 108 अंश। ऐसे ही हम साइकिल वालों के लिए निकाल लेंगे। साइकिल वालों के लिए क्या होगी, साइकिल वालों के लिए केंद्रीय कोण की माप होगी, साइकिल वाले हैं 10, नीचे अपॉन में हमको 60 रखना है और 360 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से डिवाइड करेंगे 6 बार तो 10 के 60, यानी इनके लिए कोण होगा 60 अंश का। इसी तरह से रिक्शा से आते हैं 8 बच्चे और टोटल बच्चे हैं 60, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 बार 8 छिंग 48, इस तरह से इनके लिए त्रिज्यखंड के केंद्र कोण की माप होगी 48 अंश। मोटरसाइकिल के लिए यानी बाइक के लिए होगी, बाइक से 9 बच्चे आते हैं और टोटल बच्चे हैं 60 और संपूर्ण कोण होता है 360 का, तो 60 से इसको 6 बार डिवाइड कर लेंगे और 9 छिंग 54, ये 54 अंश का हो जाएगा। और लास्ट में बचता है बस से बच्चे आते हैं हमारे 15, तो 15 बाई 60 इंटू 360, 60 से डिवाइड कर देंगे 6 बार और 15 छिक्का 90। तो इस तरह से हम इनके लिए जब पाई चार्ट बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बस वालों के लिए 90 है, यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र बिंदु होगा जहाँ से हम मान लीजिए हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस के लिए 90 अंश, यानी ये हो गए बस वाले छात्र, और इसके अलावा बाइक वाले छात्रों के लिए 54 अंश का हम चांदा की सहायता से 54 अंश का कोण बना सकते हैं। इस तरह से, और इनको अलग अलग रंगों से हम शेड कर सकते हैं। ये बाइक वाले हो गए। इसी तरह से हम रिक्शा के लिए है 54 अंश, नहीं हाँ रिक्शा के लिए है 48 अंश, तो इसके लिए 48 अंश का कोण बनाएंगे हम कुछ इस तरह से। ये हो गया रिक्शा वालों के लिए। और इसके अलावा साइकिल वालों के लिए 60 अंश का, मान लीजिए ये है, ये साइकिल वाले हैं, और ये हो जाएगा पैदल वालों के लिए। चाहे तो हम कोण के माप भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री बाइक वालों के लिए 54 अंश, और साइकिल के लिए 60 अंश, रिक्शे के लिए 48 अंश और पैदल के लिए 108 अंश। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। इसके अलग अलग त्रिज्यखंडों को हम अलग अलग रंगों से भी रंग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम ग्रीन से कर सकते हैं और किसी दूसरे को हम अन्य कलर से भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम दिए हुए आंकड़ों के लिए पाई ग्राफ खींच सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि जो हमारा क्षेत्र है वो वृत्ताकार है और इसमें आधे क्षेत्र में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसके आधे क्षेत्र में गुलाब लगा हुआ है और 1/3 क्षेत्र में 1/3 का मतलब हो गया 1/3 क्षेत्र में लगा हुआ गेंदा और शेष में लगा हुआ है डहेलिया। और इसको हम तथ्यात्मक रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त का संपूर्ण कोण होता है 360 अंश और उसके आधे में लगा है, यानी 360 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे। 180 अंश में लगा हुआ है गुलाब और 1/3 में 1/3 में लगा हुआ है 360 का 1/3 1/3 यानी 1/3 3 से डिवाइड होगा 12 बार 120 अंश हो गया। ये माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ये होगा गेंदा होगा 120 अंश में कुछ इस तरह से 120 अंश में और शेष में बचेगा डहेलिया। और हम इसको अलग अलग रंगों से भी निरूपित कर सकते हैं शेड करके। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या सारणी में दी हुई है। यानी कि 180 अंश पे में वो दिए हुए हैं जो गुलाबी रंग के फूल पसंद करते हैं और 60 डिग्री में वो दिए हैं जो सफ़ेद रंग के फूल पसंद करते हैं और 120 डिग्री में वो स्टूडेंट्स दिए हैं जो पीला रंग पसंद करते हैं। अब हमें इनकी अलग अलग संख्या बतानी है कि गुलाबी रंग के फूल कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं। गुलाबी के लिए हमें दिया हुआ है 180 डिग्री का कोण और पूरा कोण होता है 360 अंश का और हमें बच्चों की कुल संख्या दी हुई है 36। तो हम पता कर सकते हैं कि गुलाबी रंग कितने बच्चों को पसंद है। 180 से इसको 2 बार काट देंगे और 2 से ये कटेगा 18 बार, यानी कि 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गुलाबी रंग के फूल पसंद हैं। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो सफ़ेद रंग के फूल पसंद करते हैं, सफ़ेदों के लिए हमको कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और हमारे पास पूरा कोण होता है 360 अंश का और कुल बच्चे हैं 36। तो 60 से ये 6 बार कट जाएगा और 6 से 6 बार, यानी 6 बच्चे ऐसे हैं केवल जो सफ़ेद रंग पसंद करते हैं। इसके अलावा पीला कितने पसंद करते हैं। पीले के लिए हमको कोण दिया हुआ है 120 अंश का। 120 अपॉन 360 गुणा करेंगे 36 से, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या है 36। तो 120 से ये कटेगा 3 बार, 36 और 3 से ये कटेगा 18 बार, यानी 18 बच्चे। 18 बच्चे ऐसे हैं जो कि पीला रंग पसंद करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ये ब्रांड दिए हुए हैं ABCDE, ये अलग अलग तरह के टेलीविज़न हैं और इनको खरीदने वाले लोगों की संख्या दे रखी है कि 40 लोग A ब्रांड का खरीदते हैं, 20 लोग B ब्रांड का खरीदते हैं, C ब्रांड का 15 लोग खरीदते हैं, D ब्रांड का भी 15 लोग खरीदते हैं और E ब्रांड का 10 लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से कुल संख्या हो जाएगी, खरीदने वाले कुल ग्राहकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 40 + 20 + 15 + 15 + 10, यानी कि 40 20 60, 60 15 75, 15 90 और 10 100, यानी कि कुल संख्या होगी हमारे पास 100। इसके लिए पाईग्राफ खींचने के लिए हमको इसके जो वृत्त के त्रिज्यखंड बनेंगे उनके लिए केंद्रीय कोणों की माप ज्ञात करनी होगी, यानी कि ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा वो हमें पता करना होगा। ब्रांड ए का के लिए केंद्रीय कोण, इसको हम पता कर सकते हैं। इसकी संख्या है ब्रांड ए के लिए हमको दे रखा है कि 40 लोग खरीदते हैं और कुल लोग हैं 100, और हमारे पास पूरा जो कोण होता है, संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। हम 0 से 0 डिवाइड करेंगे और इससे ये डिवाइड करेंगे, इस तरह से 36 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 144 अंश। ए के लिए केंद्र कोण की माप हो गई 144 अंश। अब बी के लिए क्या होगी? बी के लिए केंद्र कोण की माप होगी 20 बट्टे, क्योंकि बी के लिए ग्राहक हैं 20, तो इसलिए 20/100 × 360 हो जाएगा। 0 से दोनों ये 0 कट जाएंगे और 36 दूनी 72 अंश आ जाएगा। इसके अलावा सी के लिए है हमारे पास 15, तो 15/100 होगा × 360, 0 से 0 कट जाएगी और हम कर सकते हैं 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको 18 बार, तो 18 × 54 का आ जाएगा। और सी और डी के लिए ग्राहकों की संख्या बराबर है, इसलिए डी के लिए भी 54 अंश ही आएगा और ई के लिए है 10। ई ब्रांड के जो टीवी खरीदते हैं वो लोग हैं 10, तो 10/100 होगा, क्योंकि टोटल लोग हैं 100 और × 360 होगा। 10 से ये 10 बार कटेगा और 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 36 अंश। तो इनके लिए जो पाई ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप इसको कोणों के आधार पर बना सकते हैं। ए के लिए हमको प्राप्त हुआ है 144 अंश का कोण, तो इसको चांदे की सहायता से हम बना सकते हैं। 144 अंश का कोण कुछ इस तरह से होगा, 144, और ये होगा ए का पार्ट। बी के लिए है 72 अंश और ये कुछ इस तरह से होगा, 72 अंश। सी के लिए है 54 अंश और डी के लिए भी 54 अंश है, तो ये कुछ इस तरह से होंगे, ये 54 अंश और ये भी 54 अंश। सी और डी और ई के लिए है 36 अंश बचा, तो ये ई के लिए। ये हो गया हमारा दिए हुए क्वेश्चन के लिए पाई चार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आंकड़ों के समांतर माध्य और इसके अलावा समांतर माध्य की गणना करना जब बारंबारता नहीं दी हो, और इसके अलावा समांतर माध्य ज्ञात करना जब पदों की बारंबारता दी हो, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे।
हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।